गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एकेडमी। कैसे आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे। तो हम लोग फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किए हुए थे टारगेट 95 प्लस का, और उसमें हम लोग लेक्चर ले रहे थे। और आज हमारा लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 पर। कई सारे चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए गए हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 1 पर होगा। और चैप्टर नंबर 1 पे हम लोग करने वाले क्या हैं आइए ज़रा ध्यान से देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो एम एकेडमी ऑफिशियल के नाम से मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो एम एकेडमी क्लासेस के नाम से है। और अगर आप इसी की पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो एम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसकी रिटन नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी आपको, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब का चैनल आपके पास सामने लिखा हुआ है एम एकेडमी। तो इस तरीके से आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जा कर के सर्च कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, कूलॉम्स लॉ में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट काजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसका मतलब आप सिंपल भाषा में समझें कि चार्ज क्या है। कोई भी चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव, और या फिर क्या होता है वो प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन इसका मतलब एक किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपल करता है, या फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस करता है। फोर्स क्या है? फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। तो इस तरीके के फोर्स क्या करता है वो एक्सपीरियंस करता है। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ चार्ज की, या यूनिट की बात कर लेता हूं। यहां पर हम लोग यूनिट होती है इसकी कूलॉम्ब। इसकी यूनिट होती है कूलॉम्ब। एक साइंटिस्ट हैं कूलॉम्ब, उन्हीं के नाम पे इनकी साइन यूनिट क्या रखी गई है? कूलॉम्ब रखी गई है। और इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें, चलिए डायमेंशन की भी बात कर लेता हूं। डायमेंशन होती है इसकी 80। क्या होती है? 80। देखो क्यों बराबर क्या होता था हमारे पास? IT होता है। I की डायमेंशन होती है A और टाइम की होती है T। तो क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन? हो जाएगी आपकी 80 हो जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? हाँ, अब बात आते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ए बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज इंप्लाइज दैट बॉडी इज डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर कोई, देखो मैंने कहा कोई एक बॉडी है, ये मान लो एक बॉडी है। इस बॉडी में क्या है? कुछ प्रोटॉन हैं और कुछ क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ प्रोटॉन्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन हमारे कैसे हैं? पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अगर भैया इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो ग्रेटर देन, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? हमारा निगेटिव चार्ज कहलाएगा। तो बात समझ में आई क्या होता है पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जिसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और निगेटिव चार्ज क्या होता है? जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ए बॉडी हैविंग द नेगेटिव चार्ज इंप्लाइज दैट द बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें एक्सेस क्या हो? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से। क्या बात क्लियर है यहां तक? हाँ,
तो ये था हमारे पास चार्ज। अब बात आती प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। कुछ चार्ज हैं, प्रॉपर्टीज होती है इनकी। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आइए सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या लिखी हुई है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की प्रॉपर्टी देखते हैं। अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी देखते हैं तो देखना है, चार्ज हमारे पास टू टाइप से होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं भैया? लाइक चार्ज। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर पहला चार्ज हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव है या फिर नेगेटिव पॉजिटिव है तो ऐसे चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं भैया? अट्रैक्ट करते हैं। इन्हें बोलते हैं अनलाइक चार्ज। क्या बोलते हैं? अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्लियर हो गई होगी बातें इतनी, है? चलो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव नेचर, एडिटिव मतलब ऐड करना या सम करना। यार क्या होता है भाई? ऐड का मतलब क्या होता है, सम। कहने का मतलब समझो क्या है। मान लो हमारे पास एक बॉडी ये है, एक चार्ज है इसका Q1, एक दूसरे का चार्ज कितना है Q2, एक तीसरे का चार्ज कितना है Q3। ठीक, ये मान लो प्लस माइनस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो। ठीक है, ऐसे करते 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 हमारे पास कितने चार्ज हैं, मान लो हमारे पास Qn चार्ज है। कितने चार्ज हैं? Qn। अगर कह दिया जाए इन सारे चार्जेस को एक, मान लो हमने बॉक्स में बंद कर दिया, ये Q1 को यहीं पर ले आए, Q2 को भी ले आए, Q3 को भी ले आए और Q4 को ले आया। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया और ये Qn हो गया। ठीक, अगर आप कहते हैं इस पर नेट चार्ज कितना होगा, तो जो Q नेट होगा वो कितना होगा भैया? होगा प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 और प्लस माइनस डॉट 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 कहाँ तक, Qn। मतलब सिंपली जितने भी चार्ज हों सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड कर लो, वही क्या हो गया, उसका नेट चार्ज हो गया। क्या हो गया? नेट चार्ज। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो हमारे पास ये है +7 कूलाम चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, -3 कूलाम चार्ज है। एक है +7 कूलाम चार्ज और एक है -3 कूलाम चार्ज। अब कहा जाए इसमें Q नेट कितना होगा भाई, नेट चार्ज कितना होगा? दोनों को कांटेक्ट में ले आया गया। चलो इन दोनों को हमने अब क्या ले लिया, एक कांटेक्ट में ले लिया, एक दूसरे के बॉक्स में बंद कर दिया। अब इस पर नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज कितना होगा, +7 और -3 और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 कूलाम चार्ज। कितना हो जाएगा? 4 कूलाम चार्ज। आई बात समझ में? तो ये 4 कूलाम चार्ज क्या होगा, हमारा नेट चार्ज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात है यार। और सही सारे चार्ज हो सबको ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मिलती क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहलाता है? कंजर्वेशन। ये क्या होता है भाई, कंजर्वेशन क्या होता है? चलिए देखते हैं। जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है? हाँ पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो वैसे ही क्या इसकी बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ये कहेगा चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिंपल सी बात है ना। समझो क्या है, मान लो भैया इसका मतलब हमने कहा एक चार्ज हमारे पास Q1 है और Q1 की वैल्यू है +7 कूलाम चार्ज है। ठीक, और एक बॉडी हमारे पास क्या है, Q2 है और Q2 की वैल्यू है -4 कूलाम चार्ज है। कितना है, -4 कूलाम चार्ज है। इन दोनों को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आ गए, +7 को और -4 कूलाम को। जरा बताओ एक चीज बताओ, अगर यहां पर नेट चार्ज देखें हम लोग, क्या देखें, नेट चार्ज, Q नेट देखें तो बताओ कितना होगा, +7 और -4 इक्वल टू 3 कूलाम आएगा कि नहीं आएगा? प्लस का किसका आएगा, +3 कूलाम आ जाएगा। श्योर है ना?
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो, अब इन दोनों को हम कांटेक्ट में लेकर के आ गए और कांटेक्ट में लाने के बाद इनको फिर से मैंने अलग अलग कर दिया। तो मैंने क्या देखा, इस पर 10 कूलम चार्ज आ गया, प्लस का 10 आ गया, और इस पे आ गया हमारे पास कितना, माइनस का 7 कूलम चार्ज आ गया। ये क्या हुआ भाई, अभी तो आपने कहा कि चार्ज तो ना तो इंक्रीज किया जा सकता ना ही डिक्रीज, मतलब ना क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आपने यहां पर पहले 7 था और आप यहां पर कितना लेकर के आ गए, 10 कूलम चार्ज लेकर के आ गए। इस तरह चार्ज क्या हो गया है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा होगा। हाँ, तो अब सुनो भैया, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो चार्ज अभी मैं दिखाऊंगा, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, जरा ध्यान से देखो। अगर भैया इसकी नेट चार्ज की बात करो तो नेट चार्ज कितना हुआ है, 10 कूलम और माइनस क्या हुआ है, 3 कूलम इक्वल टू कितना, 7 कूलम इक्वल टू कितना जाएगा, 3 कूलम आया कि नहीं आया, प्लस का। तो यहां पर भी कितना आया था, प्लस का 3 कूलम। बताओ क्या चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, क्या इनिशियली हमारे पास उतना ही था और फाइनली भी हमारे पास क्या है, उतना ही है। हुआ क्या, इसने अपना निगेटिव चार्ज किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो इसमें निगेटिव इंक्रीज हो गया और इसमें पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब समझो, कोई आदमी है भाई, उसके पास कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं। जिसके पास अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं वो अच्छा आदमी कहलाता है, और जिसके पास बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं वो बुरा आदमी कहलाता है। तो क्या एक बुरे आदमी के अंदर भी तो कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती ना, लेकिन नंबर ऑफ अच्छाइयाँ क्या होती हैं, कम होती हैं, बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो बुरा आदमी कहलाता है। तो वैसे ही इसने, इसके पास निगेटिव भी चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज भी था, लेकिन इसने क्या किया, अपनी निगेटिविटी दूसरे को दे दी। इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिविटी और आ जाएगी, और जिसके अंदर पहले से निगेटिविटी थी, निगेटिविटी और उसने ले लिया, इससे इसको और ट्रांसफर हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, और ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और बुराइयाँ हो जाएंगी। तो ये क्या हुआ, अब हमारी बुराइयां कहां ट्रांसफर हो गई, दूसरे में ट्रांसफर हो गई। इसका मतलब मैं अच्छा और हो गया, वो और बुरा बन गया। तो क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। जैसे आदतें क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है ना। चलो, तो ये था हमारे पास क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर इतनी बातें। हाँ, आगे आओ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है भाई, ये कहता है कि जो चार्ज होगा Q इक्वल टू हमेशा होता है प्लस माइनस एनी। भाई जहां पर Q क्या है, Q होता है चार्ज होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, E क्या होता है, E को हम बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सुनो भाई, अब क्या है इसका मतलब, हमें यह समझ में आया कि भाई यहां पे n की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ये डॉट 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 होगी, है ना। अगर n की वैल्यू 1 रख लो तो Q इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस E, प्लस माइनस 2E, प्लस माइनस 3E, प्लस माइनस 4E। तो इसका मतलब समझो, एक चीज समझो, कहता है कि चार्ज हमेशा क्या है, परफेक्ट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, एक कंप्लीट नंबर है, नेचुरल नंबर कह सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ऐसे चलता जा रहा है। कहने का सेंस ये है कि भैया चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज एक्चुअली क्या है, तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा क्या, चार्ज। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या, E/3 प्लस माइनस E/4, ऐसे चार्ज जो है पॉसिबल नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो है, चार्ज एक्चुअली क्या है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कैसा इलेक्ट्रॉन है, एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, कंप्लीट नंबर के फॉर्म में है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। जैसे मान लो आपने हमसे कहा सर हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हमने कहा ले लो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैं इजीली दे दूंगा। आपने कहा हमें
9.5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो भाई 9.5 इलेक्ट्रॉन मुझसे नहीं शेयर हो पाएंगे। कितने? या तो हमसे 9 ले लो या हमसे क्या ले लो, 10 ले लो। फ्रैक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं होगा। बस यही कहना चाह रहा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। चार्ज क्या है? तो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है। क्लियर हो गई होगी बात? पक्का? चलें आगे। क्लियर इतनी बातें? चलो आगे चलो, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या मिलता है? कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कूलॉम सर ने क्या कहा? कूलॉम सर ने कहा क्या भैया? सुनो, 1785 की बात है, 1785 की बात है। कूलॉम सर ने क्या बताया? तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान दो, कुछ किया क्या? इन्होंने कहा कि भाई, कहा कि एक चार्ज है हमारे पास, हमने कहा Q1 है, ठीक है। इन्होंने कहा चार्ज दूसरा ले लो Q2, हमने कहा ठीक। इन्होंने कहा इनके बीच की डिस्टेंस कितना ले लो, R, तो हमने कहा चलो ठीक है मैं R ले लेता हूँ। तो अब ये कहता क्या है? कहता है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है? R है। तो ये कहता है इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा और ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? Q1 इंटू Q2। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? 1/r² के। तो यही कह रहा है, देखो, द फोर्स एक्ट ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम। ठीक है, सुनो, कहता दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस यही कहता है। क्लियर? अब बताओ, फ्रॉम, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो और इसे क्या लेट कर लिया हमने? सेकेंड। अब मैंने क्या कहा भैया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ले लेते हैं, दोनों को मिला लिया जाए। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r² हो जाएगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब हमें पता है प्रोपोर्शनल का साइन अर्थात क्या आता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने कहा K आया, K Q1 Q2 क्या हो जाएगा हमारे पास? r²। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। इसे बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है 1/r²। दोनों को मिला लिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। F इक्वल टू K Q1 Q2 क्या हो जाएगा? r²। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। समझ में आ रही बातें? क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे चलते हैं। तो हमारे पास अभी क्या आया भाई? हमारे पास आया फार्मूला, हमारे पास फार्मूला क्या आया है? समझिएगा जरा। हमारे पास फार्मूला आया है F इक्वल टू K Q1 Q2 क्या आया? r²। ठीक है। अगर हम बात करें वैल्यू, अगर यहां से देखो जरा एक चीज समझो, K इक्वल टू हम निकालें तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? F/r²। ये नीचे आ जाएगा, अपान क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/r² अपान Q1 इंटू Q2। जहां पर K क्या है? K को हम बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट। क्या बोल दिया हमने? कूलॉम्स कांस्टेंट। K क्या कहलाया हमारा? कूलॉम्स कांस्टेंट कहला दिया। अच्छा, और K की वैल्यू क्या होती है? होती है 1/4 पाई ε0, या इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। जरा इसकी यूनिट भी निकाल लेता हूं मैं। देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। R क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। इसका लगा है स्क्वायर, लगा दो स्क्वायर अपान कूलाम इंटू कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर।
तो ये इसके k की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। समझ में आ गई बातें? हाँ, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो फार्मूला क्या आ जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपान क्या हो जाएगा r²। ये फार्मूला आ गया। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, क्लियर? आओ, मजा आ रही नहीं आ रही? तैयारी कैसे चल रही तुम लोग की? ठीक चल रही है? पढ़ते रहो भाई, बढ़िया से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो ना। चलो अच्छा हो, ध्यान दो। F = आ गया। अगर यहां पर एप्सिलॉन नॉट को हम बात करें तो ये क्या बोलती है, परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी भी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, याद रखिएगा, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ, ठीक है, चलो इतनी बात नोट कर लो। अच्छा, एक चीज समझो, एक चीज अभी देखो, यहां पर मैंने एक चीज लिखाया था, क्या? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब उनके बीच का मीडियम कैसा हो, वैक्यूम या एयर कह लो, एयर भी कह सकते हो। अगर मान लो मीडियम चेंज हो जाए, मीडियम क्या हो जाए, मीडियम आ जाए, कोई मीडियम क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तब क्या होगा? तब F = क्या निकल के आएगा? तब भैया जानते हो क्या निकल के आएगा? F = निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 × Q2 अपान क्या हो जाएगा, r²। यार यहाँ K वो कूलाम कांस्टेंट नहीं है, K को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर K एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा तो K की वैल्यू मिनिमम जानते हो किसके लिए होती है, एयर या वैक्यूम के लिए होती है। एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। और बाकी सबके लिए कितनी होती है? चेंज होती रहती है। तो यहां से समझ में आया F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रहा है, K का मतलब यहां डाइलेक्ट्रिक है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक चेंज करने पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो नोट कर लो, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? बढ़िया से दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक दिख रहा होगा सभी को? चलो, दिखना भी चाहिए क्लियर। ठीक है, आ जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो हमें मिलता क्या भैया? आगे मिलता है कंपैरिजन ऑफ द कूलॉम्स लॉ एंड द ग्रेविटेशनल लॉ। देखो भाई, कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कूलॉम्स लॉ हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, ग्रेविटेशनल लॉ हो गया। ठीक है, देखो ध्यान दो, इन्होंने क्या किया, कूलॉम सर ने क्या कहा, कूलॉम सर ने कहा भैया हमने 2 चार्जेज ले लिए, और इन्होंने क्या, हमने 2 मासेज ले लिए, एक मास m1 है और एक मास क्या है, m2। इन्होंने कहा हमारे बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, और इन्होंने भी कहा हमारे बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। इन्होंने कहा कितनी डिस्टेंस है, r है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। तुम कहा, इन्होंने भी कहा मेरे बीच में एक फोर्स लगेगा। वो पहले ग्रेविटेशनल लाया, उसके बाद कूलॉम्स लाया। ठीक है, चलो एक चीज ध्यान दो, जो यहां पर F है, पहला पॉइंट ध्यान से देखो, जो F है वो क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये क्या हो रहा भाई, हाँ ध्यान दो, ये फोर्स जो है अट्रैक्शन का भी हो सकता है
और रिपल्सन का भी हो सकता है, मतलब रिपल्सिव भी हो सकता है। और लेकिन यहां पर जो फोर्स है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, समझो। अब एक चीज, दूसरा पॉइंट ध्यान दो, इनके फोर्स में भी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इसमें क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास था। इन्होंने मास लिया तो प्रोडक्ट ऑफ मास था, इन्होंने चार्ज लिया तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज था। तीसरा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसे बोलते हैं इनवर्स लॉ। क्या बोलते हैं, इनवर्स लॉ। इसका मतलब ये इनवर्स लॉ को फॉलो करता है और ये भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा। तीसरा, फोर्थ, इसमें क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो भैया K है, वो K की वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है। इसका मतलब जो K कूलाम कांस्टेंट है, क्या है, कूलाम्स कांस्टेंट, कूलाम्स कांस्टेंट, जो कूलाम्स कांस्टेंट है ये वेरिएबल है। और जबकि यहां का जो कैपिटल G है, अच्छा तीनों को मिला लिया जाए थोड़ा सा, F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। और इनका फार्मूला क्या होता था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। दोनों में यहाँ K है, वहां G है, तो इन्होंने कहा K जो है वेरिएबल है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। और जबकि ये K की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ये चीज, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्होंने अपनी बताई 9 × 10 की पावर 9, और इन्होंने क्या बताई 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इनकी यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये इनके बीच में कुछ कंपैरिजंस थे, समझ में आ गए होंगे आई होप, है ना। ठीक है, चलें आगे, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। तो आगे मिलता क्या हमारे पास, आता है प्रिंसिपल, आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या, ध्यान दो बेटा, ये कहता क्या है, सुनो। कहता है कि मान लो हमारे पास एक कोई चार्ज ये है, इस चार्ज का नाम हमने क्या नाम दे दिया, Q0। क्या नाम दे दिया, Q0। एक चार्ज यहां पर Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, और यहां पर डॉट डॉट करते क्या यहां पर है, Qn है। ये सारे के सारे चार्ज इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। जो ये फोर्स होगा वो F नेट जो होगा इसका, वो क्या होता है, डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनके वेक्टर सम के क्या होता है, इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वेक्टर सम के क्या होता है भैया, इक्वल होता है। आई बात समझ में, क्या होता है, इनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वेक्टर सम के। ये बताते हैं, ये डिस्टेंस हमने कहा कितनी है, r1, ये r2, ये r3, ये और कितनी हो गई, r4। तो ये F नेट इक्वल टू होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर। क्या है, Fn वेक्टर, जितने भी हों वेक्टर सम के इक्वल होता है। देखो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्सेस ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ द अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम। यही बात सबसे बड़ी है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स हैं उनका क्या होता है, वेक्टर सम होता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गई इतनी बातें। चलो आगे चलते हैं, इस चीज को और थोड़ा समझते हैं। चलो ध्यान दो, हाँ ये तो सुपरपोजिशन था, ठीक है। अब सुनो, अच्छा
क्या कह रहा था समझो, इतनी बात समझ में आ गई थी। ये तो सुपर पोजिशन था। आगे चलो, ध्यान दो, ये मान लो फोर्स हमारे पास है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, मान लो F, ये कितना लगेगा F1, तो F नेट इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता था, K Q1, Q1 का काम करेगा Q0, Q2 का काम करेगा Q1, अपान क्या होता है R स्क्वायर, तो R का काम करेगा R1, अपान हो जाएगा R1 स्क्वायर और प्लस K Q0, ये फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज, Q2 अपान क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है R2 स्क्वायर, प्लस ऐसे करते करते चला जाएगा। सुनो, तो F नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया हमारे पास, पूरे से K कॉमन दिख रहा है ले लो, Q0 भी कॉमन दिख रहा है ले लो, क्या बचेगा Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपान R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपान R3 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 Qn अपान Rn स्क्वायर। इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वेक्टर सम आ जाता है। तो अच्छा, वेक्टर सम निकालते कैसे थे, क्लास 11 में वेक्टर एनालिसिस पढ़ाया गया था, याद है क्या, याद है क्या, नहीं याद है, चलो बता देता हूं। अच्छा याद करो, तो हमने कहा था कि एक वेक्टर मान लो A है और एक वेक्टर B है, ये A वेक्टर है और ये क्या है B वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो इनका रिजल्टेंट आता था R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, याद है क्या किसी को, ये फार्मूला होता था। चलो न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, अभी हम लोग केवल और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, न्यूमेरिकल आगे चल के काम करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल आगे बात करेंगे। क्लियर इतनी बातें, चला जाए आगे। चलो, तो अगला टॉपिक आते हैं, देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चलो आओ ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ध्यान दो, मान लो हमारे पास भैया एक चार्ज है, ये Q कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड वो रीजन जहां पर कोई अनदर टेस्ट चार्ज क्या करता है, इसे हम बोलते हैं क्या, टेस्ट चार्ज, क्या है टेस्ट चार्ज, और ये हमारा क्या कहलाता है, सोर्स चार्ज, क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज कहलाएगा, ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया। तो किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड का वो रीजन जहां पर कोई अनदर बॉडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, देखो यहां से, फोर्स दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंसेस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट द चार्ज Q, ये वाला Q कैपिटल है, कैपिटल Q आ गया, चलो, प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज, ये जो है हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है, ठीक है, एंड सोर्स चार्ज एंड द चार्ज विच एक्सपीरियंसेस द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज, जो एक्सपीरियंस करे इसके फोर्स को वो सब क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज कहलाता है। कैसे समझ सकते हो, कह सकते हैं द रीजन अराउंड द चार्ज, द रीजन around a charge, the region around a charge where another charge experiences force of फोर्स मतलब अट्रैक्शन का हो या फिर क्या हो, रिपल्सन का हो, इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। कह सकते द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास चलते हैं तो मिलता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ध्यान दो भैया, कुछ नहीं है, E इज इक्वल टू
होता है F अपान Q। देखो अभी मैंने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा। क्या सीखा? इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीख लिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो भाई अब इंटेंसिटी का मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वैल्यू की बात आ गई। कितनी भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भौकाल। भौकाल है तो कितना भौकाल है, बात आती है ना, कितना भौकाल तुम्हारा, तो वही है। हमने कहा E इक्वल टू क्या होता है, F अपान Q नॉट। अगर मैं भैया कह दूं Q नॉट इक्वल टू कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक फोर्स है। कब? जब चार्ज कैसा हो हमारा, यूनिट चार्ज हो। कैसा चार्ज हो भैया, यूनिट चार्ज हो। कैसा चार्ज हो, यूनिट चार्ज हो। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट any point due to source charge is defined as the force experience per unit positive test charge। ये टेस्ट चार्ज था हमारे पास, placed in that point without disturbing the source। आई बात समझ में? तो अब क्लियर है, यही जो चार्ज है, वो यही जो फोर्स है, कितना अट्रैक्ट करता है या कितना रिपल करता है, उस अट्रैक्शन या रिपल्सन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, यही बोलते हैं उस अट्रैक्शन या रिपल्सन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, आ जाओ। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन। अच्छा, न्यूटन होती है, ऐसी बात है। हाँ, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम। अब बात आती है क्वांटिटी कैसी होती है यार, क्या क्वांटिटी कैसी होती है, तो ये क्वांटिटी होती है वेक्टर। क्या होती है, वेक्टर। अब बात आती है वेक्टर के पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है भाई। तो भाई ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां पर होती है, आउटसाइड। कहां पर होती है, आउटसाइड होती है पॉजिटिव चार्ज से। और निगेटिव चार्ज से कहां पर होती है, इनसाइड। निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, इनसाइड। पॉजिटिव चार्ज से कहां पर होती है, आउटसाइड। कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी भैया, वेक्टर क्वांटिटी। दिख रहा है सबको बढ़िया से? चलें आगे भैया, चलो क्लियर हो गया इतनी बातें, यूनिट वगैरह समझ में आ गई। हाँ सुनो आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी हमने सीखा। अब पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, ध्यान दो। हमने कहा यहां पर हमने क्या ले लिया, एक चार्ज ले लिया। इस चार्ज का नाम हमारे पास क्या है, Q1। और एक चार्ज यहां पर क्या ले लिया हमने, Q नॉट ले लिया। चलो टेस्ट चार्ज है, Q1 ना बोला, इसे हमने क्या बोल दिया, Q बोल दिया। क्या बोला हमने, Q बोल दिया। चलो एक चार्ज Q है और एक चार्ज हमारे पास क्या है, Q नॉट। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, R। सोचो जरा, ऐसे कुछ हुआ होगा भाई। सुनो, जैसे हमने कहा कि मान लो हमारे पास एक कोई चार्ज है, ये चार्ज है, हाँ चार्ज है। अब ये बताओ हमें जरा ये बताओ, इस चार्ज से ये चार्ज अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हमने कहा कि बताओ अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पर हमने कहा, तो आपने कहा भैया R डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर। ठीक, अच्छा अब हमने कहा कि भाई कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, कोई एक टेस्ट चार्ज लेकर के आओ। ऐसे मान लो किसी स्विच में करंट आ रही नहीं आ रही, तो कैसे जानोगे, उंगली डाल दो पता चल जाएगा। अरे यार उंगली नहीं डालना आपको क्या डालना है, टेस्टर डाल दो। टेस्टर में अगर लाइट जल रही तो मतलब करंट है, अदरवाइज करंट नहीं है, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए किसको लेकर के आते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं। इसका नाम हमने क्या दे दिया, Q नॉट। टेस्ट चार्ज का नाम क्या हमारे पास है, Q नॉट। क्लियर। अच्छा बताओ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या लगेगा, दो चार्जेस के बीच में हमेशा क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, दो चार्ज अगर रखे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा। वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का कि रिपल्सन का, अभी नहीं कहा जा सकता है।
हो सकता है वो अट्रैक्टिव हो सकता है रिपल्सिव, बोथ कंडीशन विल बी अप्लाइड। तो कहता है F इक्वल टू, क्या कहता है, कहता है K Q1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, Q1 का मतलब फर्स्ट चार्ज, इनटू क्या होता है सेकेंड चार्ज, अपान क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है R, तो R का कह लो स्क्वायर कर लो। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे नोट करते हैं इसे, E से। E इक्वल टू क्या होता है F अपान क्यू नॉट। F की वैल्यू भैया बता दो कितनी है, K क्यू नॉट अपान R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, तो भैया क्या आया E इक्वल टू K क्यू अपान R स्क्वायर। यही फार्मूला जो है क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का है। किसका है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। K की वैल्यू आपको पता है भाई, K की वैल्यू रखना चाहो तो रख लो। K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या बन जाएगा R स्क्वायर। आई बात समझ में, ये हमारे पास फार्मूला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। किसका आ गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या बात क्लियर है, हाँ। आगे चलते हैं बच्चों, तो यहां पर एक चीज ध्यान से देखेंगे कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रही होगी, क्योंकि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब चार्ज छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी होगी, चार्ज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। अच्छा, दूसरी चीज E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/R स्क्वायर, ये भी बात सही है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/R स्क्वायर। इसके बीच का एक ग्राफ पूछ लिया जाता है आपसे, ये मान लो हमारे पास क्या है R है, क्या है R, और ये हमारे पास क्या है E है, तो इनके बीच का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इनवर्सली का ग्राफ है, तो इनवर्सली का ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर, चल बात समझ में आ गई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R स्क्वायर। बात समझ में आ गई, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। हाँ, आगे चलते तो हमारे पास मिलता क्या है, जरा ध्यान से देखो। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अरे भाई वही है, सुपर पोजिशन अभी पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हाँ, तो हम कहीं ना कहीं सुपर पोजिशन की ही बात करने वाले हैं। तो ये सुपर पोजिशन होता क्या था यार, बताओ हमें पहले। हमारे पास सुपर पोजिशन ये होता था कि, अब सुनो ध्यान दो क्या कहता है ये, मान लो हमारे पास एक चार्ज है, ये एक चार्ज क्या है कि इस पॉइंट का नाम हमने P ले लिया, इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किसके रीजन से, सिस्टम ऑफ चार्ज। अभी क्या सीखा, पॉइंट चार्ज, पॉइंट का मतलब एक चार्ज था, अब क्या हुए पूरा का पूरा सिस्टम हो गया, बहुत सारे चार्ज हैं। हमने चलो एक चार्ज Q1 ले लिया, एक चार्ज Q2 ले लिया, एक चार्ज Q3 ले लिया, और एक क्या चार्ज ले लिया, Q4 ले लिया। ये हमने कहा डिस्टेंस कितनी है, मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये क्या है डॉट 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 डॉट, हमने कहा ये क्या है Rn है। चलो, तो ये हमारे पास Qn हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, Rn हो जाएगी। तो अब इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो वही कहेगा जो E नेट होगा वो क्या कहेगा भैया, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, En वेक्टर। इसका मतलब ये भी हमेशा वेक्टर सम के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हमें यहां पर E नेट निकालना हो तो भैया क्या होगा, E1 कैसे निकालोगे, यहां से यहां फार्मूला क्या होता था, K क्यू का काम कौन करेगा, Q1 अपान क्या होगा R1 स्क्वायर। अरे भाई अभी पढ़ाना पीछे, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा, K क्यू अपान R स्क्वायर। तो K ये हुआ K क्यू का काम कर रहा था Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस
के Q2 अपान R2 स्क्वायर प्लस के Q3 अपान R3 स्क्वायर, R3 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, के QN अपान RN स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो कॉमन ले लो, ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, के कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बचेगा क्या, बचेगा Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपान R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपान R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 QN अपान RN स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग इंटेंस सिस्टम ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपान R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपान R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 QN अपान RN स्क्वायर। सही है ना, मजा आई बात को। हाँ देखो अभी हम ये कर रहे हैं, इसके बाद PYQ की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद जस्ट हम PYQ आपको कराएंगे इस चैप्टर के, ठीक है, डोंट वरी। आगे चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसको बताती हैं, जो डायरेक्शन ऑफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात समझ लो क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ इमेजिनरी लाइंस विच डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। छोड़ो, अच्छा समझो, डिफिनेशन देख लो अच्छा इसकी क्या होती है। डिफिनेशन होती है एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन जर्नल is a curve drawn in such a way the tangent to it at each point in the direction of the electric field at that point. A field lines is space curve in 3 dimension। मतलब ये सभी डायरेक्शन में होती है, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जाती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस सभी में क्या करती हैं, मोशन करती हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सामने कुछ लिखी हुई हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान दो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड निगेटिव चार्ज। क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। पॉजिटिव से कहां जाती हैं, निगेटिव। पॉजिटिव से कहां जाती हैं भैया, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मोशन करती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भैया, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या टेंजेंट जो है उस क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलो आगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हो जाएंगी और एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट दैट पॉइंट will represent 2 direction of field at that point which is not possible, जो possible नहीं। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not from the closed curve या closed loop because the conservative nature of the electric field। क्या है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं, तो उसका रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिख लेंगे। अगला, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। ये क्या होती हैं, प्लस से निगेटिव जाती है तो विदाउट ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस जाती है, कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। ठीक है, चलो,
each electric field lines contact lengthwise to represent attraction between the two unlike charges। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert side away pressure to represent repulsion between the two like charges। ठीक है, like charges के बीच में क्या होगा भाई, रिपल्सन होता है, पढ़ाया भाई अभी। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं भैया, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कर्व्ड कंडक्टर। ठीक है, कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये कुछ हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए इनको लिख लीजिएगा, नोट्स में बना लीजिएगा। चलिए जल्दी से चलते हैं आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आ जाइए देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये मान लो माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l। क्या होती है, स्मॉल डिस्टेंस पर 2l पर रखे होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, चलो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब यहां पर भी 1 है और यहां पर भी क्या है, 1 है। एंड अपोजिट साइंस, अपोजिट साइन मतलब एक प्लस है तो एक क्या है, माइनस है। बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस हमने क्या लिया, 2l ले लिया। द मिड पॉइंट ऑफ द लोकेशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसका मतलब इसका जो मिड पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, इसका सेंटर कहलाएगा। हाँ, अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये कितना होगा, l, और ये भी कितना होगा, l। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, अपोजिट में क्या, साइन में क्या है, अपोजिट है। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चला जाए भाई, चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। आओ, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ध्यान दो। ये हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लो ये किससे मिलकर बना हुआ है, माइनस क्यू, और किससे मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस भैया कितनी है, 2l है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। क्या होता है, Q इंटू 2l। Q क्या है आपका, P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, Q क्या है, चार्ज है, 2l क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है। तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे नोट करेंगे, P से, और P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2l। P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2l। क्लियर इतनी बातें, चलो आगे चलते हैं। चलो सुनो क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड बाय द वेक्टर क्वांटिटी नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऐसे समझो, ये तो ठीक है। विच इज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, मतलब Q, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ये हो गया 2l ना, डिस्टेंस क्या है 2l, ये हो गया। क्लियर है ना, आगे आओ, इसकी यूनिट की बात कर लेता हूं मैं बेटा। बताओ चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब, इनटू क्या हो जाएगी, मीटर, कूलाम्ब इनटू मीटर। इसे हम बोलते हैं सीएम ना,
सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, ये कूलाम इंटू मीटर लिखा हुआ है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात किया जाए भैया, क्या बात करें हम लोग, क्वांटिटी, बताओ, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसकी कहाँ होती है, निगेटिव से कहाँ पर होती है भैया, पॉजिटिव की ओर। कहाँ से होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी डायरेक्शन पाई जाती है। क्लियर हो गई बातें, मजा आएगी नहीं आई भाई, आएगी नहीं बताओ, हाँ क्लियर। चलो आगे चलते हैं, चलें, समझ में आ रही बातें बढ़िया से, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दो कंडीशन पे होती भैया। एक होता है हमारे पास क्या, एक्सियल पोजीशन होती है, और एक होती है इक्वेटोरियल। एक क्या होती है, एक्सियल, और एक क्या होती है, इक्वेटोरियल होती है। एक एक्सियल होती है और एक क्या होती है, इक्वेटोरियल। आई बात समझ में, क्या क्या पाई गई थी, एक एक्सियल होती है और एक क्या होती है, इक्वेटोरियल होती है। क्लियर हो गई बातें, हाँ चलो अच्छा आगे आओ, बात करते हैं वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग किस पर बात करेंगे, एक्सियल पोजीशन पर। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पर। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। आओ, हमने क्या कहा एक्सियल पोजीशन के लिए, सुनिएगा भैया, हमने क्या ले लिया, एक ये हमारे पास क्या है, ठीक। अब सुनो, ये हमने कहा ए बी एक क्या है, एक डाइपोल है। इसका नाम हमने क्या दिया, ए, इसका नाम हमने क्या दिया, बी। ए बी इज अ डाइपोल विच इज मेड ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस। ये माइनस क्यू चार्ज है और क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। एक पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और एक पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। इसका मिड पॉइंट हमने कहा कितना है, ओ। इसका मिड पॉइंट कितना है, ओ। अगर ये मिड पॉइंट है, इतनी डिस्टेंस कितनी होगी भैया, एल होगी, और इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, एल होगी। ये एल एल डिस्टेंस हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर, चलो अब यहां पर एल और एल डिस्टेंस हो जाएंगी, तो इसके मिड पॉइंट से हमने कहा कि भैया आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारे पास क्या है, पी है, और इस पॉइंट पी पर हमें क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। चलो यहां पर हमें ई फाइंड करना है। इस पॉइंट ई पर, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन से होगी, तो जरा ध्यान से देखो, दो रीजन से होगी। एक ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होने वाली होगी, और एक बार किससे होगी, ड्यू टू निगेटिव चार्ज होगी। एक बार पॉजिटिव चार्ज से होगी और एक बार निगेटिव चार्ज से होगी। जरा ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है, आउटसाइड। ये हमने कहा क्या है, E1 है। क्या है, E1। एक बार किससे होगी, निगेटिव चार्ज से। तो निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इनसाइड होती है। तो हमने कहा क्या है, ये E2 है। क्या कह दिया, E2। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई, हाँ। अब बताओ भैया जरा E1 और E2 के बीच का एंगल कितना होगा, डेफिनेटली 180 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन में है, क्लियर, एक स्ट्रेट लाइन में है तो क्या होगा, 180 डिग्री बनेगा जाकर के, हाँ। अब आगे हम चलते हैं भैया, तो बच्चों आगे चलने पर हमें मिलता क्या है, समझिएगा जरा। आगे अगर हम चलें तो पहले तो डिस्टेंस पता कर लेते हैं। इससे इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, इससे तो आर है, इसे कितनी है, आर। हमें कहां से बताना है, प्लस क्यू चार्ज से। कितनी होगी, आर माइनस एल होगी। कितनी होगी भैया, आर माइनस एल होगी। और इस डिस्टेंस से कितनी होगी इसकी, आर प्लस एल होगी। कितनी होगी, आर प्लस एल बन जाएगी। तो ये आर माइनस एल हो गई, और ये कितनी हो गई, आर प्लस एल बन गई। क्लियर, क्लियर ना, चलो। तो ये आर माइनस एल हो गई, और क्या हो गई, आर प्लस एल हो गई। सुनो अच्छा, अब यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, ड्यू टू
प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट कहाँ पर, पी पर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा कितनी है, E1। अरे यार E इज इक्वल टू क्या होता है K क्यू अपान आर स्क्वायर। तो R की वैल्यू बताओ कितनी हमारे पास है, R का मतलब डिस्टेंस, तो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगी, R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट कहां पर, P पर, कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी। पॉइंट P पर कितनी हो जाएगी भैया, E2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, K क्यू अपान, बताओ निगेटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस एल है, तो R प्लस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी कितनी है, R, इतनी कितनी है, R, इतनी कितनी है, L, तो टोटल कितनी हो जाएगी, R प्लस एल। अब यहां से बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, पक्का। हाँ चलो अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं, कर दिया जाए, ठीक। अब सुनो, अब हमें फाइंड करना है ई नेट। तो भैया ई नेट इक्वल टू क्या कहेगा, ई नेट कहेगा E1 माइनस क्या कहेगा, E2, E1 माइनस E2। तो बताओ ई नेट इक्वल टू, E1 की वैल्यू बताओ कितनी है, यही है K क्यू अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस K क्यू अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू, ध्यान दो, K क्यू कॉमन दिख रहा है, ले लो, क्या बचेगा, 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ। आगे चलो, इसका एलसीएम ले लो दोनों का, तो ई नेट इक्वल टू कितना आएगा, K क्यू कॉमन है, रहने दो भैया, इनटू देखो A माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर इधर जाएगा। तो डायरेक्ट कर दूं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस माइनस क्या बचेगा, इसको इधर फेंकेंगे तो देखो R माइनस एल का होल स्क्वायर बनेगा, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन जब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर और माइनस 2RL होगा, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 2RL हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ई इक्वल टू बचा हुआ है के क्यू इंटू 2RL कितना हो जाएगा भैया, 4RL अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब फिर से यहां पर लिखेंगे सिंस R इज ग्रेटर देन L, इसलिए क्या होगा भैया, R स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो L स्क्वायर को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लेंगे, 0, निग्लेजिबल, क्या है, निग्लेजिबल है। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, हो जाएगा K क्यू इंटू 4RL है ना, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 या 4 ही लिखा रहने दो भी, क्या लिख दिया, इसको हम देखो 2 इंटू R इंटू 2L कह सकते हैं, हाँ, अपान R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हट जाएगा तो कितना बचेगा, R स्क्वायर, कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, का स्क्वायर, तो R की पावर 4 बन जाएगा, हाँ, एक R से एक R खत्म हो जाएगा तो R की पावर 3 बचेगा। तो देखो Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, P। तो क्या बन जाएगा, K बन जाएगा, 2 लिखा है, लिखा रहने दो, Q इंटू 2L को हमने P बोला, अपान यहाँ क्या हो जाएगा, R क्यूब, क्या बन जाएगा, R क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इज इक्वल टू K2P अपान R क्यूब। क्या बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया, नहीं हुआ भाई, हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में, क्लियर। चलो, तो ये हो गया K2P अपान R क्यूब।
यही क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। कहां पर भैया, एक्सियल पॉइंट पर क्या होती है, K2P/R3। क्लियर, कोई डाउट है नहीं ना, चलो नोट कर लो। चलते हैं आगे, फिर अगली क्लास देखा जाए, अगला टॉपिक देखा जाए। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, अगला टॉपिक है टॉर्क। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये तो हमारा एक्सियल था ना, अभी तुम्हारे पास क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन भी हमारे पास है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन देखते हैं। अच्छा, एक्सियल के बाद क्या देखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। अभी तो इक्वेटोरियल रह ही गया था ना, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। जरा ध्यान दो भैया, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, ध्यान दो। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या है, हमने क्या किया, हमने यहां पर एक कोई चार्ज ले लिया, चलो चार्ज नहीं लिया, डाइपोल ले लिया। ये हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है, और ये डाइपोल किससे मिलकर बना हुआ है हमारे पास, डाइपोल हमारा किससे मिलकर बना होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जों से। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, 2L है। इसका मिड पॉइंट कितना है, O है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, L है, हाफ है ना ये भी कितना होगा, L होगा। अब इसके y एक्सिस पर हमें लेना है, तो हमने कहा इससे पॉइंट ये हमारे पास क्या है, P, और इसकी डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट क्या है, P। इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। चलो ध्यान दो, यहां पर कितने रीजन से होगा, 2 रीजन से होगा भाई। एक बार किससे होगा, पॉजिटिव चार्ज से होगा, और एक बार किससे होगा, निगेटिव चार्ज से होगा। एक बार पॉजिटिव चार्ज से, एक बार किससे होगा, निगेटिव चार्ज। इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम O है ही है, और इसका नाम हमारे पास क्या है, P है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जानते हो भैया 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। जैसे आपको पढ़ाया गया था, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, याद करो, उसमें पढ़ाया था मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्या होता था, U cos थीटा, और वर्टिकल क्या होता था, U sin थीटा। याद आया क्या, मतलब वर्टिकल में हम लोग क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल में क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, है ना। चलो, तो इसका एक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास मान लो बन गया क्या, E1 sin थीटा, और इसका एक निगेटिव चार्ज का बन जाएगा हमारे पास क्या, E2 sin थीटा बन गया। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज से बन गया हमारे पास क्या, E1 cos थीटा, और एक बार इससे बन गया हमारे पास क्या, E2 cos थीटा। ठीक है, चलो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हो गए। कुछ ऐसा बना हुआ, जरा सोच लीजिएगा, ये ऐसा समझ लो, ये हमारे पास क्या है, E1 sin थीटा है, और इधर क्या हमारे पास है, E2 sin थीटा है, और यहाँ इसका क्या है, पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, E1 cos थीटा है, और इधर क्या हमारे पास है, E2 cos थीटा है। ठीक, अब सुनो, अब आगे सुनो। अब सबसे पहली चीज तो डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, डिस्टेंस। तो इन ट्रायंगल नाम दे दो POA या AOP। AOP में देखो जरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये AP क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर R का स्क्वायर प्लस बेस L का स्क्वायर हो जाएगा। तो AP इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। R स्क्वायर इक्वल अपन AP इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो भाई ध्यान दो, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, क्लियर ना, अरे बोलो भाई क्लियर ना, इतनी बातें। हाँ, अब आगे सुनो, इतनी बातें अगर हमारे पास क्लियर हो गई तो 2 रीजन से आएगा। एक हमारे पास क्या आएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स,
एक वर्टिकल कंपोनेंट्स आया। वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे? E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा हो जाएंगे। अगर जरा ध्यान से देखो, इससे हमने अगर E1 लिया है तो E1 और E2 आपस में क्या होंगे भैया? इक्वल होंगे। क्यों 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 समझिएगा। देखो चार्ज सेम है और दोनों की डिस्टेंस भी क्या है? सेम। उतनी डिस्टेंस Q प्लस Q से भी है, उतनी डिस्टेंस माइनस Q डिस्टेंस है। प्लस Q और माइनस Q से क्या है? सेम डिस्टेंस पर है। जब सेम डिस्टेंस पर है और चार्ज भी सेम है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी वाली है। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो, तो यहां पर इंटेंसिटी ई नेट इक्वल टू निकालें तो क्या होगा? E1 माइनस क्या हो जाएगा? E2, क्योंकि ध्यान दो एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक कहां जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। तो डायरेक्शंस क्या है? अपोजिट है। और जब डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं तो क्या होता है? E1 माइनस E2 होता है। तो E1 नहीं काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है भैया आपके पास? E1 साइन थीटा काम कर रहा है और E2 के प्लेस पर E2 साइन थीटा काम कर रहा है। तो E1 और E2 आपस में जब इक्वल हैं तो भैया ई नेट इक्वल टू क्या कह सकते हो? ई नेट इक्वल टू कह सकते हो E1 साइन थीटा और E2 के प्लेस पर भी बेटा क्या रख सकते हो? E1 साइन थीटा। तो इस तरीके से साइन थीटा खत्म हो जाएंगे और ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स पर जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। वर्टिकल कंडीशन पर कितनी होगी? 0 होगी। अब हमें पता कहां करना है? हॉरिजॉन्टल पर बताना है। कहां पर बताना है? हॉरिजॉन्टल पर बताना है। कहां पर? हॉरिजॉन्टल पर। चलें आगे, चलो समझ में आया? वर्टिकल पर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अब हॉरिजॉन्टल पर देखते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट देखते बेटा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा कहां करेंगे? हाँ नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलो ध्यान दो, क्लियर इतनी बातें? चलो आगे चलते हैं। तुम्हारे पास मिलता क्या भैया? हमारे पास है, ध्यान दो फिगर जरा ध्यान दो। अब हम बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में बात करते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास? जरा ध्यान दो भैया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ना बेटा? आओ सुनो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में बात करते हैं तो हमारे पास मिलता ये है, सुनिएगा 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 सुनिएगा, सुनो 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 भाई सुनो, ध्यान दो। अभी तो फिगर थोड़ा सा ध्यान दे लो। पहले हमारे पास क्या आएगा? प्लस Q चार्ज से, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण? प्लस Q चार्ज। कहां पर? एट पॉइंट कहां पर? P। एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। पॉइंट P पर बताओ कितनी होगी? होगी मान लो E1 होगी। E1 इक्वल टू कितना होगा? फार्मूला क्या होता था? K Q अपान R। तो बताओ प्लस Q से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो लिख लो यहां पर कितनी हो जाएगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जो होता है। हाँ, इसी तरीके से इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कहां पर? पॉइंट P पर ही निकालना है। तो क्या निकल के आएगी? E2 इज इक्वल टू K Q अपान, ए भाई ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P के डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। तो क्या होगा हमारे पास? सेम है तो हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ई नेट। ई नेट, ई नेट क्या कहेगा? E1 cos थीटा और प्लस का E2 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E नेट इक्वल टू E1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? देखो E1 और E2 दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? डिस्टेंसेस क्या हैं? सेम। E1 और E2 क्या है? दोनों सेम। देखो E1 भी सेम है और E2 भी सेम है। तो E1 क्या कह सकते हैं? 2E1 कह सकते हैं भाई। 2E1 cos थीटा। E2 के प्लेस पर E1 रखेंगे जब, तो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा हो जाएगा 2E1 cos थीटा। तो E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास भैया? 2
E1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, रख लो वहां से, के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कास थीटा। अब बेटा बात आती कास थीटा कहाँ से लाना है, तो जरा ध्यान दो, कास थीटा यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। कास थीटा जरा ध्यान दो, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन एओपी, एओपी में अगर हम कास थीटा लेंगे, मतलब ये एंगल हमने कहा कितना है, थीटा है, तो कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस का काम कौन करेगा, एल, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, यही तो काम करेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जहां पर कास थीटा है तो कास थीटा के प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना भैया। चलो लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, चलो तो कितना हो जाएगा भैया हमारे पास, हो जाएगा ई नेट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू ये 2 इसको दे दो तो कितना बना देगा, ये 2L बना देगा अपान, अपान जरा ध्यान दो, यहां पे कह लो एल स्क्वायर अप्रॉक्स कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि R इज ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ई नेट इक्वल टू, तो ये देखो उतना ही यहां पर है उतना यहां पर है, इसकी पावर कितना लिखा है 1, बेस दोनों के क्या हैं सेम, पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3। और भैया जरा ध्यान दो, एल की वैल्यू या एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखा है 0, तो यहां 0 रख लो, तो ई नेट इक्वल टू के क्यू इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा KP हो जाएगा अपान, KP अपान आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया कितना आया R, बचा क्या क्यूब बचा हुआ, तो हो जाएगा KP अपान R क्यूब बन जाएगा, KP अपान R क्यूब बन गया। क्या बात समझ में आ गई ना, क्या हो गया KP अपान R क्यूब हो गया। यही क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, कहां है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। क्या बात समझ में आई, कहां पर आ गई है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाती है। क्लियर हो गई ना बात इतनी, चलो आगे चलते हैं। तो इसमें ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो बच्चों, क्या आया हमारे पास, आया ई एक्सियल, ई एक्सियल इक्वल टू कितना आया, ध्यान दो पहले, अच्छा इधर ये समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई कि ई नेट इक्वल टू होता है क्यू, के क्यू अपान आर क्यूब होता है, ठीक है। अब सुनो, इक्वेटोरियल एक्सियल आया था के 2p अपान आर क्यूब, के 2p अपान आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल कितना आया भैया, आया है kp अपान आर क्यूब, kp अपान आर क्यूब। देखो जरा इतने के प्लेस पर, इतने के प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं ई एक्सियल इक्वल टू, ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो सकता है 2, इतने के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल, तो ई एक्सियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द इक्वेटोरियल, 2 टाइम्स ऑफ द इक्वेटोरियल। मतलब एक्सियल पर जो इंटेंसिटी होती है इक्वेटोरियल का कितना होती है 2 टाइम्स होती है। कितने टाइम्स होती है भैया 2 टाइम्स होती है। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, चलो नोट कर लो फिर आगे। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम लोग आज बात करते हैं। देखो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस क्या हुआ है कवर कर लिया जाए, है ना, और ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकें। अब ध्यान दो क्या लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ है टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क एंड फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर डाइपोल फाइंड करना। चलो आओ ध्यान दो, आते हैं। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाना है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम बना लेते हैं। चलो ध्यान दो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। तो हमने कहा ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा ये यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि देखो दो सभी के बीच की डिस्टेंस क्या है? सेम लग रही है। क्या लग रही है? सेम लग रही है। जब सेम लग रही हैं तो हमने कहा इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। ठीक है, अब सुनो, और हमने कहा यहां पर एक डाइपोल रख दिया मैंने। ये क्या रख दिया? डाइपोल रख दिया। ये अच्छा ये बताओ डाइपोल किससे मिलकर बना होगा भाई? डाइपोल बना होगा -q चार्ज से और +q चार्ज से। इस पॉइंट का नाम हमने A दे दिया, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया? B दे दिया। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2l होगी। ये किसकी क्या है भैया हमारे पास? ये हमारे पास क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ना। अरे यार ये हमने कहा कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। ठीक है, और टार्क को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टार्क एक्चुअली क्या होता है? टार्क एक कपल फोर्स होता है। क्या होता है? टार्क इज अ कपल फोर्स। क्या होता है? टार्क एक कपल फोर्स है। ठीक है, चलो अब टॉर्क इक्वल टू होता क्या है? होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है टार्क इक्वल टू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज EF है, तो हमारे पास एक फार्मूला आपको पढ़ाया था E इक्वल टू F/Q। तो F इज इक्वल टू एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्या लगेगा? EQ लगेगा। कितना लगेगा? EQ। एक ऊपर की ओर लगेगा, कितना लगेगा? F इज इक्वल टू माइनस का EQ। देखो टार्क क्या करता है? टार्क किसी चीज को रोटेट करने के लिए काम करता है। किसको क्या करता है? रोटेट करने के लिए। तो अगर इसको रोटेट कराना है, एक नीचे की ओर लगाना पड़ेगा, एक ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। अरे यार हाँ ना, हाँ ठीक है। चलो अब बात आती भैया फोर्स तो हमें पता चल गया, फोर्स हमने कहा कितना है? F है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है तो हमें नहीं पता है। इससे इस पर हम लोग क्या डाल देते हैं कि परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इसका नाम क्या दे दिया? C। तो जो BC है, BC हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। अब बात आती परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे कैसे हम? तो निकालेंगे कैसे भैया? साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब BC अपान क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हमारे पास है? 2l। तो यहां से बताओ BC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2l साइन थीटा। BL कितना आ जाएगा? 2l साइन थीटा। तो टार्क इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स इज इक्वल टू बच्चे बताओ कितना है? EQ। EQ इंटू क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा, है ना। अच्छा टॉर्क इक्वल टू E इंटू Q इंटू 2l को हम लोग क्या बोलते हैं? P साइन थीटा। तो भैया E टार्क इक्वल टू आ गया हमारे पास EP साइन थीटा। टार्क इक्वल टू क्या आ गया है? EP साइन थीटा। क्या आ गया है? EP साइन थीटा। हाय भगवान, मजा आई कि नहीं आई? हाँ चलो थोड़ा सा और इस पर कुछ केसेस देख लेते हैं। टार्क इक्वल टू भैया क्या आया हमारे पास? टार्क इक्वल टू आया हमारे पास EP साइन थीटा। टार्क इक्वल टू क्या आ गया? EP साइन थीटा। केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट ले लिया हमने। क्या कहा केस नंबर फर्स्ट में? हमने कहा अगर, हाँ एक चीज ध्यान दोगे भैया, इसका अगर हमें वेक्टर फॉर्म देना हो तो टार्क वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा E वेक्टर क्रॉस ऑफ द P वेक्टर। E वेक्टर क्रॉस ऑफ द P वेक्टर। ठीक है, चलो केस नंबर फर्स्ट, अगर कह दिया जाए इफ E वेक्टर नहीं P वेक्टर इज पैरेलल टू द E वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में थीटा कितना बनता भैया? 0 डिग्री। 0 बनेगा तो टार्क इक्वल टू कितना होगा? P साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती भैया? 0। तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0। टार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अगर हमने कहा टार्क, केस नंबर 2 ले लिया, केस नंबर 2, अगर कह दिया जाए इफ P वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू E वेक्टर, देन थीटा विल बी 180 डिग्री बनेगा। 180 बनेगा तो भैया टार्क इक्वल टू क्या बनेगा? P साइन 180।
और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब समझ में आया कि अगर डाइपोल इसी के पैरेलल रखा हो तो उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है। अगर ये डाइपोल है, इसको घुमाकर ऐसे रख दिया जाए या ऐसे रख दिया जाए तो उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। क्लियर? चलो केस नंबर 3 ले लेते हैं भाई। केस नंबर 3 अगर मैं कह दूं इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन थीटा कितना बनेगा भाई, देन थीटा विल बी 90 डिग्री। और जब 90 बनेगा तो टार्क इक्वल टू क्या बनेगा पीई साइन 90, और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा पीई हो जाएगा, टार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई बन जाएगा। क्या बन जाएगा टार्क इक्वल टू पीई बन जाएगा। क्लियर है? तो इस कंडीशन में टॉर्क क्या होता है मैक्सिमम होता है। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है जब डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस हो, तब क्या होता है हमेशा और हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होने पर टॉर्क हमारा मैक्सिमम होता है। आ गई बात समझ में? तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो सभी लोग पढ़ाई करते रहें भैया, मन लगा के पढ़ाई करते रहें। टाइम बहुत कम बचा हुआ है पेपर के लिए ना, तो पेपर बढ़िया से देना है आपको। खूब अपने आप को चमकाते रहें, 10-10, 11-12, 15-15 घंटे जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है? तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो खुद इतनी पढ़ाई कर लो कि रिजल्ट आपसे पूछे कितने % आना है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।